हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज से हम नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं जो कि इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। और अगर हम इसके सिलेबस के बारे में बात करूं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत के संवैधानिक विकास के बारे में। उसके बाद संविधान सभा, उसके बाद भारतीय संविधान से जुड़े कुछ तथ्य, उसके बाद भारतीय संविधान के अंग, और सबसे आखिरी में हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत के संवैधानिक विकास से, जिसे हम दो भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। पहला है कंपनी रूल, कंपनी का शासन, और उसके बाद है क्राउन रूल, ताज का शासन। सबसे पहले कंपनी के बारे में जानते हैं कि ये क्या चीज़ थी। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, और उनके पास तकनीक भी ज़्यादा है। तो मान लो ये कंपनियां सीना रखनी शुरू कर दें और अलग अलग देशों में जा कर के वहाँ पर ज़मीन कब्जानी शुरू कर दे और इन्हें रोकने वाला कोई ना हो, तो कैसा होगा। ठीक ऐसी एक कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि इंग्लैंड की कंपनी थी और उस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं था। लेकिन 1773 में इंग्लैंड सरकार सबसे पहले इस पर नियंत्रण करने के लिए अपनी संसद में बिल पास करती है और कंपनी पर कुछ नियम लागू करती है। वहीं से चालू होता है कंपनी रूल, यानी कि कंपनी का शासक। अगर मैं कंपनी रूल से पहले की बात करूं तो कंपनी ने देश के अंदर 3 जगह कब्जा रखी थी। पहला है बंगाल, दूसरे मुंबई, और तीसरे मद्रास, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहते थे, यानी कि बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। हर प्रेसिडेंसी में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे, एक निदेशक मंडलों का एक समूह होता था जिसमें 24 सदस्य होते थे। इन 24 सदस्यों में से एक गवर्नर होता था और एक डिप्टी गवर्नर, यानी कि एक उप गवर्नर। बंगाल का गवर्नर अलग होता था, बॉम्बे का गवर्नर अलग और मद्रास का गवर्नर अलग। ये सब अलग अलग जगहों पर शासन किया करते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये है मैप, आप देख सकते हैं। जो ये बड़ा सा भाग है पूर्व की तरफ बंगाल, ये बंगाल प्रेसिडेंसी थी। और जो गुजरात के नीचे ये छोटा सा भाग है मुंबई, जो कि आज की मुंबई है, ये थी बम्बई प्रेसिडेंसी। और नीचे का जो भाग है साउथ इंडिया का, यहाँ पर इस भाग को कहते थे मद्रास प्रेसिडेंसी। तो सबसे पहले बात करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। 1773 में पहली चीज़ थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कोट द ट्रेड मोनोपोली फॉर 20 ईयर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों का व्यापारिक अधिकार मिला है। सबसे पहले ट्रेड मोनोपोली या एक अधिकार के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप सभी को याद होगा, जब जियो ने अपना 4G लॉन्च नहीं किया था तो उस वक्त मार्केट में सिर्फ एक ही कंपनी थी, जो थी एयरटेल। एयरटेल की कंपनी में, एयरटेल की मार्केट में मोनोपोली थी, उसी को कहते हैं एकाधिकार। वह जिस रेट पर चाहे अपना सामान बेचती थी। जैसा कि आप सभी को याद ही होगा कि बहुत ही महंगा इंटरनेट था उस वक्त, 100 रुपये से ज़्यादा 1 GB पड़ता था। लेकिन अब देख सकते हैं जब मोनोपोली ख़त्म हो गई तो रेट भी कम हो गए। ठीक उसी तरीके से जो ब्रिटेन की सरकार थी, उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शासन करने की या व्यापार करने की एकाधिकार दिया था। यानी कि इंग्लैंड से कोई दूसरी कंपनी भारत में आकर व्यापार नहीं करेगी, ऐसा 20 वर्षों तक चलेगा। जो दूसरा पॉइंट है वो है गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। यानी कि जो बंगाल का गवर्नर था उसकी जो पोस्ट है या जो रैंक है उसको बढ़ा दिया गया और गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि जो मद्रास और बम्बई के गवर्नर थे वे बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिए गए, और जो गवर्नर ऑफ बंगाल था वो अब से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाने लगा, जो कि था वॉरेन हेस्टिंग। उस समय वॉरेन हेस्टिंग था। वॉरेन हेस्टिंग की पावर बढ़ गई थी। तो तीसरा पॉइंट है वह 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में, जिसमें 4 जज नियुक्त किए गए। जो चीफ जज था उसका नाम था एलिजाइम्पे। जो 3 अदर जजेस थे उनका नाम थे हाइड, चैम्बर्स और लेमिस्टर। जो चौथा पॉइंट था वो था एम्प्लॉयज़ ऑफ कंपनी वर प्रोहिबिटेड टू ट्रेड विदाउट लाइसेंस। जो कंपनी के कर्मचारी थे उन्हें बिना लाइसेंस के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ऐसा कंपनी में करप्शन रोकने के लिए किया गया था। जो पांचवा पॉइंट है वो है एम्प्लॉयज़ ऑफ कंपनी वर प्रोहिबिटेड टू टेक गिफ्ट्स। कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने से रोक लगा दी गई, जो कि आज के समय भी लागू है। जैसे कोई सरकारी कर्मचारी देश के अंदर उपहार नहीं ले सकता, उसे भी एक ब्राइब यानी कि रिश्वत के रूप में देखा जाता है। ठीक उसी तरीके से कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने से रोक लगा दी गई। रिवीजन करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। तो सबसे पहला पॉइंट था कंपनी को 20 वर्षों के लिए एक अधिकार मिला। दूसरा था बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। तीसरा था सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई।
चौथा था कर्मचारी को बिना लाइसेंस के व्यापार पर रोक लगा दी गई। पांचवा था कर्मचारियों पर उपहार लेने पर रोक लगा दी गई। आगे बढ़ते हैं। अगला एक्ट था 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो कि एक संशोधनात्मक अधिनियम था। मतलब कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लागू हुआ था, उसकी गलतियों को दूर करके इसे लागू किया गया था। उसमें सुधार करने के लिए इसे लागू किया गया था। इसका जो मुख्य पॉइंट है वो ये है कि कलकत्ता की सरकार को बिहार व उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का अधिकार मिला। यानी कि जो बंगाल के अंडर में कर दिया गया, बिहार व उड़ीसा का भी क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर कर दिया गया। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसे बंगाल के गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग, उसकी ताकत को बढ़ा दिया गया और वो कंट्रोल से बाहर चला गया। वो खूब ज़्यादा दबा के करप्शन करने लगा और जो उसके सामने बोलता था उसको सजा दिया करता था। और जो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय था, वहाँ पर भी उसने अपनी अच्छी साठ गांठ बैठा ली थी। जो वहाँ का जज था, मुख्य न्यायाधीश एलिजा एमपी, वो भी उसका दोस्त बन गया था। जो भी कोई वॉरेन हेस्टिंग के खिलाफ बोलता, वो उस पर झूठा मुकदमा लगा करके उसे गिरफ्तार करवा लेता और उसके बाद एलिजा एमपी उसे सीधा मौत की सजा दे दिया करता था। ठीक ऐसा ही हुआ। एक बिहार का जमींदार हुआ करता था चैत सिंह, उसी पर इसी तरीके से वॉरेन हेस्टिंग ने झूठे आरोप लगाए और उसको पकड़ करके जेल में डाल दिया गया और उसके बाद एलिजा एमपी ने उसे मौत की सजा सुना दी। जब ये बात ज़्यादा बढ़ी और इंग्लैंड तक ये बात पहुंची, तो इंग्लैंड को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने जो बंगाल के गवर्नर जनरल है उसको कुछ ज़्यादा ही पावर दे दी है। तो उसमें सुधार करने के लिए उन्होंने अगला एक्ट भेजा, जो कि था 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स उस टाइम पर लंदन के पीएम हुआ करते थे, इंग्लैंड के पीएम हुआ करते थे, विलियम पिट। उन्होंने अपने नाम पर भेजा था पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल था और कंपनी थी, उसकी पावर को नियंत्रण करने के लिए इस एक्ट को भेजा गया था। इसमें सबसे पहला पॉइंट था कि कंपनी से व्यापार व प्रशासन अलग अलग किए गए। ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाज सेपरेटेड। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन, आप सभी को पता है क्या है। जैसे पुलिस प्रशासन है, जो प्रशासन का काम है वो पुलिस संभालती है और व्यापार का काम व्यापारी संभालते हैं। वो पहले एक ही चीज़ संभालती थी, वो थी कंपनी। अब उन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। दूसरा था एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी वाज आल्सो सेपरेटेड। कार्यपालिका व न्यायपालिका को भी अलग अलग कर दिया गया, जो कि हमारे देश में आज भी लागू है। जैसे कार्यपालिका अलग होती है, जैसे सरकार बनती है वो कार्यपालिका होती है। और जो न्यायपालिका है, जो कि जुडिशियरी सिस्टम है हमारे देश का, जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता और उन दोनों को अलग अलग रखा जाता है। यह आया था इसी एक्ट से। जो तीसरा पॉइंट है वो था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स वाज स्टेबलाइज इन इंग्लैंड। कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए एक अलग से बोर्ड बनाया गया, जिसे कहते हैं एक नियंत्रक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, जिसमें 6 सदस्य हुआ करते थे, जो कि कंपनी की हरकतों पर नजर रखते थे और उस पर कंट्रोल रखने के लिए बनाया गया था। जो चौथा पॉइंट है वह एक कोर्ट वाज स्टेबलाइज इन लंदन। लंदन में एक न्यायालय की स्थापना की गई। यह न्यायालय ऐसा था जो सिर्फ कर्मचारी से जुड़े हुए, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे थे, उन मुद्दे की बारे में ही सुनवाई किया करता था। यह न्यायालय खासकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बनाया गया था। रिवीजन करते हैं। सबसे पहले व्यापार व प्रशासन को अलग अलग किया गया। दूसरा है कार्यपालिका व न्यायपालिका को भी अलग अलग किया गया। तीसरा एक नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। चौथा एक न्यायालय की स्थापना की गई। आगे बढ़ते हैं। 1785 में एडमंड बुर्क ने इम्पीचमेंट लगवाया था वॉरेन हेस्टिंग्स पे। जैसा कि आप सभी को पता है, वॉरेन हेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा करप्शन और बहुत ही ज़्यादा नियंत्रण से बाहर हो चुका था। तो जो 1785 में एक लंदन के, जो इंग्लैंड के एक संसद के एक एमपी हुआ करते थे, एडमंड ब्रुक, उसने वॉरेन हेस्टिंग पर इम्पीचमेंट लगाया था, महाभियोग लगाया था। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब किसी बड़े ताकतवर नेता को अपने पद से हटाना हो तो उस पर इम्पीचमेंट लगाया जाता है। जैसे कि भारत के अंदर अगर भारत के अंदर अगर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो उस पर भी इम्पीचमेंट लगाया जाता है, महाभियोग लगाकर उसे उसके पद से हटाया जाता है। ठीक ऐसा ही हुआ था। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग को इंग्लैंड बुला लिया गया और जो गवर्नर जनरल का पद था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद था, वो खाली हो गया। तो उसके लिए एक नए शख्स को बुलाया गया जिसका नाम था कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस उस वक्त अमेरिका में एक सेना के पद पर था, सेना में कुछ पद पर था। और जो अमेरिका के जो मूल निवासी थे, जो रेड इंडियंस कहते थे, उन लोगों को मारने का काम वहाँ पर कर रहा था। और अगर तो आपको बता दूं कि जो अमेरिका में आज गोरे लोग रहते हैं वो सब ब्रिटिश
है और वहाँ से गए हुए हैं। और जो वहाँ के मूल निवासी थे, उन लोगों की इन लोगों ने हत्या कर दी थी। कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए थे। और इसीलिए कॉर्नवालिस जब देश में के अंदर आया, वो एक सेना का अधिकारी था। उसने कहा कि भाई मैं तो जो मासूम लोग होते हैं उनको मारता हूँ और मुझे तो सेना का पद चाहिए, तभी मैं भारत में आऊँगा और मासूम लोगों की हत्या करूँगा। तो इसलिए 1786 में एक सेटलमेंट हुआ, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसको कहते हैं संशोधनात्मक अधिनियम। इसके अंडर में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, वो भारत के अंदर जो ब्रिटिश आर्मी थी उसका हेड कमांडर बना दिया गया। और ये कौन था? ये था कॉर्नवालिस। आगे बढ़ते हैं। 1793 का चार्टर एक्ट, जैसे आप सभी को पता है 1773 के अंदर कंपनी को 20 साल की मोनोपोली दी गई थी और वो मोनोपोली समाप्त हो गई थी 1793 में। तो 1793 में फिर से एक दूसरा एक्ट लाया गया जिसको कहते हैं चार्टर एक्ट। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो कंपनी की मोनोपोली थी, जो व्यापारिक एकाधिकार थे, उसे फिर से 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अगला पॉइंट है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स की, जो कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स बनाया गया था, वो अब उनकी सैलरी जो है, जो उनके वेतन है, वो अब भारतीय राजस्व से दिए जाने लगे। अगला पॉइंट है 21 अप्रैल 1793 ईस्वी को आईसीएस की स्थापना की गई। इंडियन सिविल सर्विस, भारतीय नागरिक सेवा की स्थापना की गई। इसीलिए 21 अप्रैल को हर साल इंडियन सिविल सर्विस डे के रूप में मनाया जाता है। इंडियन सिविल सर्विस जैसे कि आईपीएस, आईएएस, आईएफएस, इन सब की शुरुआत हुई थी 21 अप्रैल 1793 ईस्वी को। इसी एक्ट के तहत 1793 ईस्वी में रिवेन्यू बोर्ड यानी कि राजस्व बोर्ड और रिवेन्यू पुलिस, राजस्व पुलिस की स्थापना की गई। रिवीजन करते हैं इस एक्ट में क्या क्या हुआ। सबसे पहले जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था उसे 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। दूसरा, जो नियंत्रक मंडल है उनके वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने लगे। तीसरा है भारतीय नागरिक सेवा की स्थापना की गई। और चौथा है राजस्व बोर्ड व राजस्व पुलिस की स्थापना की गई। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसको पूरा कवर करेंगे कंपनी रूल को, और उसके बाद हम क्राउन रूल पर आगे बढ़ेंगे। तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।